देन आई केम टू नो अबाउट सीएफए, बट सीएफए मुझे पता चला कि काफी कॉम्पिटिटिव है। अप्रॉक्स 60% बच्चे जो लेवल 1 देते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि 40% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, 40 to 50% बेसिकली। और इसके 3 लेवल्स होते हैं। मैं ये जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सीएफए टाइम की तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है ही, पैसों की भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है। वो अलग बात है, चलो स्कॉलरशिप्स वगैरह को हम साइड रखते हैं। आज अगर मैं सोचूं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आज मैं 21-22 साल का हूँ और अब मुझे क्या करना, तो पहली मेरी चॉइस होगी कि मैं वर्क एक्स लूं, मैं जॉब पे जाऊं, करूं 2-3 साल का, ठीक है। अगर वो नहीं करना, फिर मेरी सेकंड चॉइस होगी मैं सीधा एमबीए में घुस जाऊं, ठीक है। एमबीए कर लूं वहां से मुझे, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। क्यों लगा कि मुझे सीएफए करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, सीए अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है। आपने वो चूज ना करके आपने सीएफए क्यों चूज करा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज मैं सीएफए कर लेता हूं, मैं किस लेवल की जॉब मार्केट में एक्सपेक्ट करूं? क्या मैं अपना बिजनेस कुछ कर सकता हूं आफ्टर सीएफए, या अगर मेरे को जॉब लाइन में जाना है, अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो क्या सीएफए के बाद एक अच्छी सैलरी अवेलेबल है? हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए। मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी फॉलोअर्स की, सर सीएफए पर कुछ कंटेंट बनाइए, सर सीएफए पर कुछ बात कीजिए कि सीएफए कोर्स हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये कोर्स कर कब सकते हैं? क्या ये कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं? क्या ये कोर्स के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है? तीनों लेवल की फीस कितनी है? मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीएफए के लिए हम एक एक्सपर्ट से अपनी राय लें, हम एक एक्सपर्ट से मिले जिन्होंने सीएफए के लेवल्स क्लियर करे हुए हैं। तो आज हमारे साथ साहिबजोत सिंह जी हैं और इन्होंने सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 दोनों ही क्लियर करे हुए हैं और बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्लियर करे हैं, और साथ ही अब सीएफए लेवल 3 के लिए भी ये प्रिपेयर कर रहे हैं और इनका बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है। तो हमारे साथ साहिबजोत जी है। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। साहिबजोत जी और मैं दोनों ही फ्रेंड्स हैं, हम लोग बीएससी इंस्टीट्यूट में साथ ही पढ़ते थे। मैंने अपनी जो करियर है वो म्यूचुअल फंड्स वाली साइड शिफ्ट कर लिया और साहिब ने अपना करियर बनाया है रिसर्च साइड में। तो आज आपके जितने भी क्वेश्चन है ना रिसर्च से रिलेटेड, कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब कैसे कर सकते हैं या कोई भी रिसर्च रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होगी, आज सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करते हैं साहिबजोत जी का। साहिब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंशियल अड्डा की इस पॉडकास्ट में, और जस्ट फाइनेंस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय जसकीरत, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। हेलो, सत श्री अकाल जी सारे नु। या इंट्रोडक्शन वाज राइट। सो हम दोनों ने बीएससी इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़े हैं, एंड सीएफए लेवल 1 और 2 जैसे कि जसकीरत भाई ने कहा, आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। लेवल 2 में आई स्कोर 90th परसेंटाइल, एंड लेवल 3 बस अब जल्द ही अगस्त में मेरा अटेम्प्ट है। एंड अटेम्प्ट से आई कैन टेल यू कि जो भी अभी तक 2 लेवल्स क्लियर हुए हैं, दोनों इन फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हुए हैं, एंड आई एम होपिंग द सेम फॉर लेवल 3 एज वेल। एंड मुझे साथ ही साथ 2 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और जो भी आपके आज क्वेश्चंस होंगे, जसकीरत के क्वेश्चंस होंगे या जो भी मैं जनरली बता सकता हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू। साहिब भाई, आप मेरे को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमारे पास है, बट मैं चाहूंगा कि क्या ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ सीएफए से रिलेटेड, आपको क्यों लगा कि मुझे सीएफए करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, सीए अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है। आपने वो चूज ना करके आपने सीएफए क्यों चूज करा? और थोड़ा सा आप जर्नी के बारे में अगर बताएंगे, देन मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। आई फर्स्ट हर्ड अबाउट म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि भी कुछ ही साल पहले म्यूचुअल फंड सही है करके एक ऐड शुरू हुई इंडिया में, जिसकी वजह से हमें इंडिया को बहुत फायदा भी हुआ। काफी ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आई इक्विटीज में एंड और भी म्यूचुअल फंड्स में, जहां भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बीकॉम ऑनर्स। तो वहां इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद आई सर्च्ड कि ओके, अगर मुझे इसके बारे में और कुछ जानना है तो क्या करा जाए। देन आई केम टू नो अबाउट सीएफए, बट सीएफए मुझे पता चला कि काफी कॉम्पिटिटिव है। अप्रॉक्स 60% बच्चे जो लेवल 1 देते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि 40% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, 40 to 50% बेसिकली। और इसके 3 लेवल्स होते हैं।
तो आई थॉट कि अभी मुझे सिर्फ इंटरेस्ट जागा है, और इंटरेस्ट तो आए दिन किसी भी चीज में जा सकता है, कि कोई टेक्नोलॉजी आ गई, गेमिंग, यूट्यूब, हर चीज में बंदे का इंटरेस्ट जाग जाता है जैसे ही वो उसके बारे में थोड़ा सा और जानने लगता है, स्पेशली जब उसे पता लगता है कि इस चीज में पैसा कितना छुपा हुआ है. So apart from that, I thought I researched on my own कि करूं या ना करूं. तो I got to know कि first of all ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, पैसों की भी, टाइम की भी. तो इससे पहले कुछ छोटा एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे क्लियर हो जाए कि ये मेरे लायक है भी या नहीं, या मैं इसके लायक हूं या भी नहीं. सो वहां आता है कम्स इन द इक्वेशन GFMP फ्रॉम BSc इंस्टीट्यूट, जो मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ ट्राई किया जाए. वहां जसकीरत और मैं मिले थे, तो BSc से एक कोर्स किया जो कि वहां के एलुमनाई बोलते थे कि अप्रॉक्स 40-50% जो GFMP में पढ़ाया जाएगा वो आपका CFA लेवल 1 कवर कर देगा, जो कि समवॉट ट्रू भी था. वहां जो पढ़ाया उसका ही और एक्सटेंशन मेरे को CFA लेवल 1 देखने में मिला. तो ऐसा मेरा इंटरेस्ट बना. एंड देन आई रियलाइज व्हाइल परस्यूइंग GFMP कोर्स फ्रॉम BSc कि हाँ, दिस इज समथिंग आई कैन डू फॉर माई लाइफ टाइम, स्पेशली फॉर माई कॉर्पोरेट करियर. तो फाइनेंस में ऐसे इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप बना, लाइक म्यूचुअल फंड से, फिर कोर्स करके, पढ़ाई के बारे में जान के, और समझ आने लगा. लाइक जसकीरत को याद होगा कि एक सब्जेक्ट था जो कि मेरा फेवरेट बन गया था, डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स में मैं काफी अच्छा स्कोर भी कर रहा था, टीचर्स अप्रिशिएट तो करते ही थे. वो मेरा इतना फेवरेट बन गया कि मैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने भी चला गया मार्केट में, और वहां से मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला. और डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं डेरिवेटिव. तो ऐसा मेरे को पता लगा कि हाँ, ओके, आई कैन डू इट. सो इसको इफ यू कैन सॉर्ट आउट कैसे किया जाए कि ओके, ऑप्शंस तो और भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जसकीरत ने कहा, CA है, CFA है, MBA इन फाइनेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ग्रेजुएशन ही इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको CFA परस्यू करना है आफ्टर ग्रेजुएशन और इन योर लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. CA तो मीनवाइल हम देखते हैं कि जो भी BCom वगैरह में आप अगर कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो बच्चे फर्स्ट ईयर से करने लग जाते हैं, उसकी तैयारी एटलीस्ट. तो आपको यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट और एटलीस्ट फाइनल ईयर स्टूडेंट, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर CFA लेवल 1. एंड उसके बाद CA और CFA काफी लोग कंफ्यूज होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि होता क्या है CFA. CA इंडिया में बहुत ही बड़ी टर्म है. आप देख लो, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा है, मतलब हर दूसरा तीसरा इंसान CA करने के लिए ऑलरेडी लगा हुआ है. तो CFA मैं कहूंगा इससे काफी अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल CA सिर्फ इंडिया के लिए है, CFA वर्ल्ड वाइड है. यूएस की एग्जामिनेशन है, यूएस की सर्टिफिकेशन है और एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड है. ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. दूसरी बात, फाइनेंस का एक पार्ट है अकाउंटिंग और टैक्सेशन, जिस पे फोकस करता है CA. हम सबको बेसिकली पता होगा, बचपन से ही पता होता है, पेरेंट्स भी हमारे बोल रहे होते हैं CA कर, तो हम सबको पता होता है कि CA क्या है. तो वहां ना जाते हुए मैं ये बताऊंगा कि CFA क्या है. CFA आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को, इन्वेस्टमेंट एक्सेलेंस को, इन्वेस्टमेंट आपको करनी कहाँ है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, तो ये आपको बताता है. फाइनेंस बहुत ही वैलिड टर्म है. इसी से इसमें FRM भी आ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क एक अलग डोमेन हो गया. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी CFA का ही पार्ट है. दैट इज मोर रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA जिसे हम कहते हैं. और रिस्क मैनेजमेंट भी एक इसका अलग पार्ट है. और फिर आ जाता है आप कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी हो गया, फिक्स इनकम. तो इस सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या जज करना है, क्या एनालाइज करना है. बेसिक सबसे बड़ा यहाँ जो CFA आपको सिखाता है दैट इज एनालिसिस. आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड एनालाइज कैसे करना है. एनालाइज करने का मतलब हो गया, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे इन्वेस्ट करना है. ये ब्रोडर टर्म है, ये ब्रोडर मीन्स है एक CFA का कि क्यों किसी को करना चाहिए. एंड बात रही MBA इन फाइनेंस की, MBA और CFA करिकुलम वाइज देखा जाए, CFA का जो करिकुलम है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसका जो CFA का मेन फोकस है दैट इज ऑन एथिक्स. जितना CFA फोकस करता है एथिक्स पे, आई कैन गारंटी कि पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस को लेके कहीं भी एथिक्स पे इतना फोकस नहीं है. CFA इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री यू कैन अटेन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स. तो बहुत ही आपको एथिकल बनाता है इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री CFA. बाकी MBA आपको अलग चीजें प्रोवाइड करता है जो कि अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है. MBA ग्रेड्स क्यों प्रेफर किए जाते हैं? आपको जो एक रिगरस लाइफस्टाइल और स्टूडेंट लाइफस्टाइल मिलता है MBA में, वो ऑब्वियसली CFA नहीं देता, क्योंकि CFA एक सेल्फ पेस्ड
एग्जामिनेशन है कि आप ओके आपने कोचिंग ले ली, आप घर पे बैठ के सीख रहे हो कि इसको क्लियर कैसे करना है, आप अपनी पेस पे सीख रहे हो, आप 1 साल लो, आप 6 महीने लो, आप 3 महीने लो, इट्स ऑन यू। बट एमबीए सबको पता है 1 से 2 साल की है, उसी में 2 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, उसी में आपको एग्जाम देना है, उसी में आपको इंटर्नशिप लेनी है, उसी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है बहुत एमबीए में। जो आप देख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएफए में आपको टाइम मिल जाता है, ये आप कह रहे हो? आपकी मर्जी है। सो अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे लगता है कि मेरे को फाइनेंस समझने में बहुत टाइम लगेगा, या इन जनरल वो ज्यादा टाइम लेता है समझने के लिए, तो ओके वो ये सोच ले कि मैं प्रिपरेशन आज से शुरू करता हूँ, ठीक है, और मैं आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद एग्जाम दूंगा। ओके रजिस्ट्रेशन विंडो में भी 6 महीने पहले खुलती होगी, बट अगर उसे माइंड में क्लियर है कि मुझे अभी एग्जाम नहीं देना, मैं अपना आई टेक माय स्वीट टाइम, तो वो वैसा करा जा सकता है। वेयरएज अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो, तो अगर आपके माइंड में एमबीए क्लियर है ना, तो यू वुड प्रेफर कि यार मैं ग्रेजुएशन होते ही, मतलब 3rd ईयर में कैट की प्रिपरेशन तो एटलीस्ट शुरू कर दूं, ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल ये करनी है। और सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, CFA is प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, whereas MBA is more like ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हम बोलते हैं कि डिग्री है। तो थोड़ा यहाँ आप एक चीज ये समझा सकते हो मुझे कि मुझे आपका आइडिया है कि आपने जो CFA करी है, मतलब आपने लेवल 1 लेवल 2 करा, बहुत टाइम आराम से करा है, मतलब एक के साथ एक लेवल नहीं करे। आई होप बीच में आप अपनी जॉब भी कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप फॉलोअर्स को कैसी गाइडेंस देना चाहते हो कि क्या उनको CFA एक साथ ही कर लेनी चाहिए, या लेवल 1 क्लियर करने के बाद अगर वो जॉब करना चाहे जॉब करें, लेवल 2 उसके बाद करें, कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा आप इसके बारे में गाइड कीजिए। Another important question, a great question. So करने को तो स्टूडेंट्स लाइक आई सेड कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप तीनों लेवल दे दो कि अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, आप एक एग्जाम दो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो उसमें क्लियर हो जाओगे, टॉप 50% में अप्लाई करते हो जो कि एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो मे बी नेक्स्ट 3 to 6 months आप नेक्स्ट लेवल क्लियर करने के लिए लगाते हो, और उसके नेक्स्ट 3 to 6 months लेवल, तो ऐसे ऐसे करके तो आपका 1.5 या 2 साल में भी CFA खत्म हो सकता है। बट अगर हम चार्टर होल्डर की बात करें, दैट इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आपको 3-4 हजार घंटे बेसिकली का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, आपको तभी चार्टर होल्डर, आप CFA चार्टर होल्डर तभी कहलाओगे जब आपके तीनों लेवल्स क्लियर्ड हैं और आपके पास 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस है इन लास्ट 3 years। बेसिकली 4000 घंटे अगर हम हटा भी दे तो आपको पिछले 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं। So, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होना चाहिए? हाँ नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेके। सो यहाँ कीवर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आई टेल यू जसकीरत, जो लोग CFA की कोचिंग भी दे रहे हैं ना, वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। दैट इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो आपने किसी को मेंटर किया है, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किसी भी तरह अगर इन्वॉल्व हो, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। यहाँ इतना जो पाथ दे रखा है CFA इंस्टीट्यूट ने, वहां पे उनकी रिजिडनेस है, बट वो अपने आप में ही उन्होंने ऐसा नहीं दे रखा कि कॉर्पोरेट ही आपको चाहिए। उन्होंने एक थोड़ा सा ब्रॉड बना के रखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होना चाहिए। तो रहा आपका क्वेश्चन कि फटाफट एग्जाम दे दी जाए ऐसा कुछ, मैं ये खास करके एज पर करंट मार्केट कंडीशंस ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल CFA चार्टर होल्डर ही आपको डेफिनेशन दे रहा है कि आपको 4000 घंटे का एक्सपीरियंस साथ साथ चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3 लेवल क्लियर कर ली फिर 4000 घंटे। इसका मतलब ये होता है, लाइक MBA भी किसी टाइम पे बोला जाता था कि MBA उनके लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है जिनको ऑलरेडी वर्क एक्स है और वो उसमें अब मास्टर बिजनेस में अपना एक मास्टर्स लेके आना चाहते हैं कि ओके ये मैंने सीख लिया है ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से, अब मुझे इसमें मास्टर बनना है। मैं कुछ 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद लोग पहले MBA प्रेफर करते थे। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव हो गई है मार्केट्स, ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, तो पीपल आर गोइंग फॉर जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली। तो सेम अब CFA के साथ भी हो रहा है। बात रही मेरी, मैंने CFA लेवल 1 दिया आफ्टर माय ग्रेजुएशन, देन आई वाज एबल टू लैंड अ जॉब इन एन MNC। उसके बाद मैंने वहां 2 साल काम करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लेवल 2 दिया है एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्कोर 90th परसेंटाइल। अब मैं लेवल 2 और 3 के बीच में इतना गैप ना देके, लाइक 1 ही साल का गैप है, पिछले साल मैंने अगस्त में दिया था, इस साल भी मैं अगस्त में दे रहा हूँ। लेवल 3 के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितना वर्क एक्स मैं अपनी एज के हिसाब से ले सकता था वो मैंने लिया है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को जो भी फाइनल ईयर में हैं या जो कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो ये मत सोचो CFA करके बहुत बढ़िया जॉब ले लूंगा और अभी प्लेसमेंट में ना बैठूं। I'm telling you, this can be one of the worst decisions you will take in near future. आप प्लेसमेंट में बैठो, जो आपको जॉब मिल सकती है करो। अगर आप BCom कर रहे हो तो आप मे बी आपको हायर किया जाएगा अकाउंटेंसी में या ऑडिटिंग में, आप जरूर करो वो। मीनवाइल CFA परस्यू करो, काफी लोग करते हैं, लाइक इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू परस्यू इट विद अलोंग विद योर। वीकेंड्स में भी पढ़ाई करी जा सकती है इसकी CFA की? मैं आपको बताता हूँ,
एक जनरल कह सकते हैं रूल ऑफ थंब है कि बोला जाता है कि एक लेवल के लिए 300 घंटे देने हैं। ओके। तो अगर हम 6 महीने मान के चलते हैं तो हर महीने का हो गया 50 घंटे, ठीक है। और अगर हम सैटरडे संडे मान के चल रहे हैं जो कि हो गए 8 दिन एक महीने के, ठीक है, तो आपको 6 घंटे देने हैं रोज, अगर आप सिर्फ वीकेंड पे दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर CFA जैसी कमिटमेंट आप अपनी लाइफ में लेने की सोच रहे हो तो 6 घंटे वीकेंड पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप डेली भी कर सकते हो तो वो तो फिर आपका 2 घंटे भी नहीं रहा दिन का, जो कि अगेन जॉब के साथ मैनेजेबल है। तो यही रिकमेंड करूंगा, जॉब लो, साथ में आप CFA की प्रिपरेशन करो, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ढूंढो कि CFA जो आपका टैग लग गया लेवल 1 क्लियर, लेवल 2 क्लियर, और मे लेवल 3 क्लियर, और मे बी चार्टर होल्डर, उसके साथ आप ऑब्वियसली जहां आप एक्सिस्टिंग काम कर रहे हो वहां रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपकी CFA की क्वालिफिकेशन को, तो हो सकता है वहीं पे आपको अच्छे प्रमोशन एंड ऑल मिले। ओके, बहुत बढ़िया, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन साहिबजाद भाई। सो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने मेरे को ये एक्सप्लेन तो कर ही दिया कि CFA प्रोग्राम है क्या और इसका कहाँ पर बेनिफिट कहाँ है। सो बेसिकली CFA इन्वेस्टमेंट को फोकस करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस पे फोकस करता है, ठीक है जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से स्टूडेंट्स को CFA देखना चाहिए, मतलब क्या ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए या जो साइंस बैकग्राउंड से वो भी CFA कर सकते हैं? माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट CFA? अब जैसे एक माइंड होता है, जैसे आपने डिस्कस किया कि MBA में 2 साल लगते हैं, ठीक है जी, और 2 साल में आपकी MBA क्लियर हो जाती है, बट आपने वहीं बताया CFA में आपने अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 इयर्स तो अभी तक स्पेंड कर दिए। तो क्या CFA हमें आराम से करना चाहिए, मतलब एक एवरेज CFA कितने टाइम में करनी चाहिए? ये मेरे 2 क्वेश्चन। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैन गो इनटू परस्यूइंग CFA। अब बात रही कि किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। सी, अगर आपको फाइनेंस, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी और लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग में भी, कि कुछ लोग अपनी IT जॉब छोड़ के भी फाइनेंस की तरफ आने चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें फाइनेंस काफी फैसिनेटिंग लग रहा है, ठीक है। जब आप देखते हो, सी आजकल इन्वेस्टमेंट मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स से हर बंदा ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, बट जब सबको पता लगता है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क कर रहा है, कितना सब कुछ इंटर रिलेटेड है और कैसे हर इंडस्ट्री में फाइनेंस काम आना ही आना है, तब लोगों की थोड़ा इंटरेस्ट और कीननेस जागती है कि यार फाइनेंस का नॉलेज होना। और मैं तो सबको ही बोलता होता हूँ कि बेसिक फाइनेंस तो स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, एटलीस्ट पर्सनल लेवल फाइनेंस की, कौन कैसे अपना पैसा सेव करे और इन्वेस्ट करे। तो जब लोगों का ये इंटरेस्ट जागता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अपना करियर पाथ या शिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि अपनी हाई पेड जॉब छोड़ के लो पेड जॉब्स पे जाना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो CFA की तरफ अपना करियर पाथ शिफ्ट करना चाहते हैं। सो कर कोई भी सकता है, इट्स जस्ट दैट आपको CFA की तरफ इंटरेस्ट, फाइनेंस की तरफ बेसिकली पहले इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। और मैं ये जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि CFA टाइम की तो बहुत बड़ी कमिटमेंट है ही, पैसों की भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है। वो अलग बात है, चलो स्कॉलरशिप्स वगैरह को हम साइड रख देते हैं, पैसों की वो ऐसी कमिटमेंट है कि मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप CFA रजिस्टर एग्जाम पहले मत करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बुक्स खरीद लो कैप्टन श्वेजर की, वहां से आप पढ़ के देखो, आपको समझ आ रहा है। अगर आपको लगता है कि बुक की लैंग्वेज काफी ज्यादा आपके लिए अभी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इट्स ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अभी वो बेसिक कंसेप्ट है CFA का, नहीं समझ आ पाता, इट्स ओके। किसी को रीच आउट करो जिसने CFA कर रखा हो या जिसको टाइम वैल्यू नहीं पता हो या कॉर्पोरेट फाइनेंस पता हो। वो भी अगर आपकी रीच में नहीं है तो आप एक छोटा सा बेट ये खेल सकते हो कि CFA कोचिंग के लिए एनरोल कर दो। वो CFA जो एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन है जो कि लैक्स है, वेयर एज जो CFA कोचिंग की फीस होगी जो कि सम थाउजेंड्स होगी, 20, 30, 40,000। वो छोटी कमिटमेंट है तो रिस्क वहां आपका कम हो जाएगा। यू विल गेट टू नो कि मेरे लिए है भी या नहीं है। अच्छा, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, मैं रोकना चाहूंगा। ये जैसे आपने बोला कि CFA की आप एकदम से लेवल की फीस ना भरो क्योंकि बाद में आप कर पाओ या नहीं कर पाओ तो काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट CFA साइड में नहीं है? क्या इसके लिए कोई NISM का एग्जाम मेरे को देना चाहिए कि जिससे मुझे पता चल जाए कि मैं अब CFA के लिए इंटरेस्टेड हूँ? ऐसा कोई एग्जाम अवेलेबल है जिससे इतना पैसा जो मेरा खर्च होने वाला है वो पहले ही मुझे पता चल जाए कि मैं खर्चूं या ना खर्चूं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो NISM डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही अच्छी एग्जामिनेशन है जो कि बहुत ही जगह पे एक्सेप्टेड है, और कुछ लेवल ऑफ एनालिसिस जो कि आपका रियल वर्ल्ड या रियल कॉर्पोरेट में इंडिया में खास करके जो काम आने वाला है वो आपको NISM उसकी नॉलेज देगा। एग्जामिनेशन से भी पहले अगर आप NISM का मटेरियल लेके गो थ्रू करते हो या उसकी कोचिंग तक भी चले जाते हो, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि ओके
ये एक अच्छा खासा मिरर है मेरी CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन का, ठीक है, उसके करिकुलम का। ये अगर मैं समझ पा रहा हूँ और कर पा रहा हूँ, एंड अगर ये समझ आ गया तो फिर आप एग्जामिनेशन भी दे दो, वो भी आप समझ पाते हो, क्लियर कर पाते हो, या इनफैक्ट नहीं भी क्लियर कर पाते, बट अगर आपको समझ आ गया मेरा इंटरेस्ट यहाँ क्लियर है, तो यस, NISM कैन बी अ ग्रेट सैंपल फॉर इट कि ओके, यहाँ समझ आ जाएगा कि मैं CFA आगे कर सकता हूँ या लेवल 1 एटलीस्ट, या नहीं कर सकता। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, करने वाले तो 1.5 साल में कर जाएंगे, ठीक है। तीनों लेवल्स या एक लेवल की बात कर रहे हो आप? तीनों लेवल, एक लेवल। सी, मैंने एग्जाम रजिस्टर कर दिया, आज से एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन विंडो भी क्लोज हो जाती है कुछ महीने पहले। तो मान लो मैंने लास्ट डेट पे एग्जाम रजिस्टर किया, ठीक है, उसके बाद कुछ ही महीनों में एग्जाम है, 3 महीनों में सपोज एग्जाम है, तो CFA, और अगर मैंने क्लियर भी कर दिया तो 3 महीने की, कई लोग हैं जो 3 महीने प्रिपेयर करके एग्जाम दे देते हैं और फिर उन्हें नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी 3 से 6 महीने लगने हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आप मान के चलो तो 1.5 साल में भी तीनों लेवल क्लियर हो सकते हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम, इनफैक्ट इससे भी कम में क्लियर हो सकते हैं। बट एवरेज टाइम जो लोग लेते हैं, क्योंकि ओवरवेलमिंग हो जाता है काफी। CFA लेवल 2 जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है, उसका करिकुलम, जैसे कि मैंने बोला पहले, आपको 300 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं हर एक लेवल के लिए, राइट। तो 1000 से 1200 घंटे यहाँ आपके जा रहे हैं। तो एक लेवल देने के बाद वो अचीवमेंट, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट और उसकी एंजॉयमेंट, कई लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं जो एक के बाद एक कर ले जाएंगे, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई लोग बहुत ग्रास्पिंग पावर उनकी अच्छी होती है। ये नहीं कहूंगा कि उनका एनालिसिस लेवल इतना अच्छा, पर ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी है कि वो बस फटाफट एग्जाम कर ले जाएंगे। तो बट जनरल टाइम आई वुड से 2 to 3 years। इससे ज्यादा भी ले सकते हो, इट्स फाइन। इससे ज्यादा कोई ले रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि मैंने जैसे लिया, क्योंकि रीजन था, मैं कॉर्पोरेट में जब मैं काम कर रहा हूँ, लेवल 1 के बाद काम कर रहा हूँ, उतना एक्सपर्टीज, जब तक मुझे ये नहीं फील हो रहा कि ओके अब मुझे कुछ, या तो मेरा करियर स्टैग्नेंट हो रहा है, या मुझे लग रहा है यार आई एम नॉट मेकिंग मच ऑफ डिफरेंस, या मुझे लग रहा है कि मुझे स्विच करना है, उसके लिए मेरे को अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी है। तो दैट्स व्हेन CFA कम्स इनटू द रोल कि अब मुझे करना है। तो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मिनिमम टाइम आपको बताया 1 से 1.5 साल है, बट बहुत ही कम है लोग जो कर पाते हैं। और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं आपके सारे एग्जाम क्लियर भी हो रहे हैं, जो कि 50% 60% बच्चों के नहीं होते। तो जनरल टाइम लाइन इज 2 to 3 years। ओके, परफेक्ट। तो मैं अब आपके ना कुछ जो आपने मेरे को समझाया ना, उससे मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि आपने लेवल 1 भी क्लियर कर लिया, लेवल 2 भी कर लिया, अब लेवल 3 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या CFA इजी है? मतलब ये मैं पूछना चाहूंगा, इजी इन द सेंस कि मतलब कर सकते हैं या इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, आज मैं CFA कर लेता हूं, मैं किस लेवल की जॉब मार्केट में एक्सपेक्ट करूं? क्या मैं अपना बिजनेस कुछ कर सकता हूं आफ्टर CFA, या अगर मेरे को जॉब लाइन में जाना है, अगर मेरे को अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो क्या CFA के बाद एक अच्छी सैलरी अवेलेबल है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि करियर अपॉर्चुनिटीज कहां अवेलेबल है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट इजी या डिफिकल्ट, बहुत ही रिलेटिव और सब्जेक्टिव टर्म है, एज वी नो। जिसका मैं कहूंगा, जिसका फाइनेंस बैकग्राउंड है, कई फैमिलीज हैं मतलब कई बच्चे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वॉल्व है, शुरू से वो ब्रोकिंग के बारे में सुन रहे हैं, आज मार्केट इतनी गिर गई, इतनी चढ़ गई, फिर वो बच्चे शुरू से सोचते हैं यार चढ़ी क्यों, गिरी क्यों, या एक सिक्योरिटी को प्राइस कैसे किया जाता है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब शुरू से एक बच्चे को टर्म्स मिले, वो फेमिलियर है इन कॉन्सेप्ट से, ठीक है, उसकी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इजी और डिफिकल्ट, एक तो पासिंग रेट हम देख सकते हैं कि 40% लेवल 1 का सबसे कम पासिंग रेट है, वुड से 40% 40 to 45% इज द पासिंग रेट लेवल 1 का। तो इसका मतलब ये है कि 60% बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, 60 to 55%। तो उस वे में आपको हो कि थोड़ा तो टफ है, बट कंपेयर टू CA तो बहुत ही कम लोग बन पाते हैं इंडिया में, ठीक है। और जबकि CA सिर्फ इंडिया में होता है, CA वर्ल्ड वाइड है, तब भी 40 to 45% बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं फर्स्ट लेवल, ठीक है। तो 1 2 3 को अगर मैं कंसीडर करूं, लाइक हम एक जनरल ले लें 45%, 100 में से 45 बच्चों ने पहले किया, फिर उसके 45% बच्चों ने किया, जो कि हो गया 16-17, ठीक है। फिर उसके भी 45% बच्चों ने किया, जो कि हमारा आ जाता है शायद 7 8 10 बच्चों के। 100 में से 10 बच्चे CFA लेवल 3 तक क्लियर कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम देखें तो 10 मतलब 8 से 15% है पासिंग रेट, मतलब CFA लेवल 3 क्लियर कर जाने का रेट, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट कंपटीशन कहाँ नहीं है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा एक कैच है, जब तक फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, CFA जैसी
बड़ी इतनी बड़ी कमिटमेंट में आप मत जाओ। इसलिए मैंने जैसे जसकीरत आपने ही बोला कि NISM एक तरीका है अपने आप को जज कर लेने कि भाई मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ या मेरे लिए बना है या नहीं। दूसरा जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म आप कोर्सेज कर लो, ठीक है, या सबसे इजीएस्ट और सस्ता तरीका ये है कि आप बुक्स खरीद लो, वो पढ़ लो, उससे समझ आ रहा है आपको या नहीं, ठीक है। तो सेफेस्ट बेट तो ये है कि आप पहले अपने आप को एनालाइज करो, भाई फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है नहीं। सच्ची बता रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं आएगा आप 300 घंटे नहीं पढ़ो, आपकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं आके, क्योंकि फाइनेंस अभी हमें लगता है फाइनेंस इज जस्ट शेयर खरीदा बेचा, नीचे गया, डिमांड सप्लाई वगैरह वगैरह, ये तो सिर्फ हो गई एक शेयर की बात, ठीक है। डेरिवेटिव्स के बारे में पता नहीं होता, फिक्स इनकम से सारे सोचते हैं ओके FD करा ली, बॉन्ड्स के बारे में कहीं पता नहीं होता, ठीक है। रियल एस्टेट का सबको लगता है कि अच्छा यहाँ घर बन रहा है, घर बिक रहा है, ठीक है, जो भी हमारे बेसिकली जनरल लाइफ में चल रहा है, यहाँ किसी की कोई गलती नहीं है। एंड शेयर मार्केट से भी काफी बड़ी मार्केट हमारी मनी मार्केट है, फिक्स्ड इनकम वाली मनी मार्केट, करेंसी मार्केट इतनी बड़ी है जो कि हमें बस USD INR पता होता है कि ओके आज रुपया 85 पे है, 80 पे है, US डॉलर 80-85 पे है, तो यही पता होता है। जब हमें पता लगता है कि ओके एक शेयर ये होता है, इसके ऊपर डेरिवेटिव ऐसे होते हैं, उसके ऊपर फर्दर डेरिवेटिव्स बनाए जा रहे हैं, तब हमें लगता है ये तो कभी सोचा ही नहीं था और तो सिर के ऊपर से जा रहा है। तो वहां तो NISM के एग्जाम्स और बेसिक कोर्सेज जैसे मैंने GFMP का करा था, हम दोनों ने करा था, वो आपको डेरिवेटिव्स के बारे में मैं कह रहा हूँ 60% अप्रॉक्स CFA लेवल 1 के बारे में आपको अच्छी नॉलेज दे देते हैं। तो दैट्स ग्रेट स्टेपिंग स्टोन। परफेक्ट जी, आपने बिल्कुल जो मेरे क्वेश्चंस थे उसका आंसर मुझे मिल चुका है। बट मेरा एक क्वेश्चन और था, उसमें ये था कि CFA के बाद क्या स्कोप्स अवेलेबल है, किस टाइप की जॉब, कौन सी कंपनीज में जॉब मिलती है और कौन सा सेगमेंट है, वो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन, तो अगर किसी का फैमिली बिजनेस है, मैं यहाँ सीधा जवाब ही देना चाहूंगा, फैमिली बिजनेस जिसका भी है, CA हर जगह काम आता है, ठीक है। तो आप फैमिली बिजनेस के अगर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना, वहां आपका CA जितना काम आने वाला है उतना CFA नहीं आने वाला, क्योंकि CA आपको सीधा हेल्प करेगा आपकी फैमिली की या फैमिली बिजनेस की अकाउंटिंग को लेके, टैक्सेशन को लेके। वहां तो आप इतना बढ़िया टूल फॉर योर फैमिली बिजनेस प्रूव हो जाओगे जो कि CFA नहीं हो। बट CFA, अब जैसे कि हमको पता फाइनेंस हर जगह अप्लाई होता है, जस्ट स्पीक ऑफ वन डोमेन ऑफ द मार्केट या वन डोमेन ऑफ एनी बिजनेस, एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, वहां फाइनेंस अप्लाई होगा ही होगा। और CFA में आपको बेसिक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, इसका एनालिसिस, इसको बढ़ाना कैसे है और हर चीज को एनालाइज कैसे करना है, ये सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस में तो अप्लाई हो रहा है। बट अब जॉब्स की अगर हम बात करें, CFA जॉब्स में ही ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लोग कॉर्पोरेट में ही जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी खोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अपनी PMS बनाना चाहता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ भी काम आता है, ट्रेडिंग में भी काम आता है। ट्रेडिंग का आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे देता है CFA, कि डेरिवेटिव्स बेसिकली आपको कांसेप्ट क्लियर करा देता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो भी है ना यार, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट में जो भी है वो आपको CFA सिखाएगा और कहीं ना कहीं मर्जर एक्विजिशन के बारे में बताएगा। लेवल 1 तो आपके डोर्स खोलेगा कि ओके फाइनेंस, जैसे कि मैंने कहा बहुत बड़ा है फाइनेंस, तो जो दरवाजे थोड़े थोड़े खुलने शुरू होंगे कि अच्छा फाइनेंस में ये जो है, यू विल गेट अ स्नीक पीक कि क्या क्या है इन दरवाजों में, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता हूँ तो CFA मेरे को हेल्प करेगा? बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। CFA आई वुड से कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर हम किसी डिग्री की बात करें तो MBA इन फाइनेंस और CFA ये दोनों बहुत ही ज्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन है, ठीक है। CFA आपको यहाँ ज्यादा हेल्प करता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, जो मेन आपको कॉन्सेप्ट्स, वो CFA एक अच्छे कोर पे जाके हिट करेगा, सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, ठीक है। वेयरएज MBA फाइनेंस आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर तक भी दे देता थोड़ा, क्योंकि उसमें इंटर्नशिप भी होती है। राइट। और फर्स्ट ईयर तो देखो जनरल MBA है जो कि सारे कर रहे हैं, ठीक है। अब MBA का सेकेंड ईयर और CFA के 3 लेवल ऑब्वियसली इक्वल नहीं हो सकते, तो CFA आपको इन डेप्थ नॉलेज काफी अच्छी देता है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें फर्स्ट लेवल में अगेन जैसे मैंने बोला स्नीक पीक मिलती है, लेवल 2 में एनालिसिस आपको ज्यादा करने को मिलता है, इन डेप्थ में आप जाते हो, लेवल 3 में सब कुछ कंबाइन होने लगता है, इंटर रिलेटेड होने लगता है, क्योंकि फाइनेंस एट द एंड सब कुछ कंबाइन होके ही आपको देखना है। इकोनॉमी कैसे चल रही है, दैट इज आल्सो फाइनेंस। आपकी छोटी कंपनी कैसे काम कर रही है, दैट इज आल्सो फाइनेंस। मार्केट्स कैसे काम कर रही है, दैट इज आल्सो फाइनेंस। सब कुछ इंटर रिलेटेड है बहुत ही ज्यादा। तो लेवल 3 इस चीज में बहुत ही आपकी हेल्प करता है कि पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे सब कुछ मिलके, और पोर्टफोलियो से आई कैन से कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को या पोर्टफोलियो मैनेजर को, वेल्थ मैनेजमेंट फंड वाले लोगों को कैसे किसी की, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे,
किसी की पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करनी है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सारे फैक्टर्स इकट्ठे मिला के ये आपको लेवल 3 कराता है। तो ऑल इन ऑल सीएफ से बढ़िया आई वांट से कि कोई भी ऐसा करिकुलम है जो कि आपको इतना अच्छा एक्सपोजर देगा टुवर्ड्स फाइनेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द जॉब। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ रही है, उसको आप अपने एक्सपीरियंस के साथ मिला के अपनी सीवी में कैसे शाइन, मतलब कैसे दिखा पा रहे हो, वो एक अलग बात है। जॉब मार्केट की एक अलग बात है, अगर उसमें वहां पर आपको स्किल्स भी चाहिए, राइट, जरूर होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू, मैंने भी इस चीज में स्ट्रगल करा है। सीएफए स्कोर अच्छा आ गया, क्वालिफिकेशन अच्छी मिल गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, इट्स ग्रेट। अगर आपको के पास रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं है, तभी मैंने बोला कि आपको कॉर्पोरेट में जाना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करते हो, या आपने सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, बट जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओके फ्री कैश फ्लो टू फर्म आप कैसे निकालोगे एक सिनेरियो में, या एक फर्म अलग है जो कि डेट हैवी है, एक फर्म है जिसके पास डेट ही नहीं है, वो फ्री कैश फ्लो कैसा प्रेफर करेगी टुवर्ड्स इक्विटी या टुवर्ड्स फर्म। तो जब तक आप एप्लीकेशन बेस्ड सोचते नहीं हो, सीएफए आपको इस बारे में जरूर सिखाएगा, बताएगा, बट जब या तो आप इतने स्मार्ट हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बना के सोच रहे हो, ये मेरी कंपनी है, ये सब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तब तो आपकी अलग बात है। बट अगेन आप उसे सीवी पे नहीं दिखा पाओगे, आपको इंटरव्यू वो प्रूव करना पड़ेगा। या तो आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जो आप सीख रहे हो, आप अप्लाई कर पा रहे हो सब, तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज माना जाता है कि इस बंदे पास सीएफए तो ये पढ़ ही रहा है, साथ में उसे अप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो जॉब जल्दी ढूंढनी है, साथ में सीएफए करना है, ये शॉर्ट आंसर है हर चीज का। वेल एक्सप्लेन्ड साहिब भाई, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द Q&A सेशन। मेरा एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि एक तो सीएफए की कॉस्टिंग कितनी है? आज मेरे को अगर सीएफए करनी है तो मेरे को एक तो एग्जाम फीस का मुझे आइडिया चाहिए आपसे कि कितनी कॉस्टिंग है, ट्रेनिंग की कितनी कॉस्टिंग है, और उसके बाद सीएफए करने के बाद अगर मैं लेवल 1 कर लेता हूं, लेवल 2 कर लेता हूं, सपोज करो मैं लेवल 3 भी कर लेता हूं, तो मैं इंडिया के अंदर कितनी जॉब का जो सैलरी है, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूं? ये मेरे क्वेश्चंस हैं। ओके, सीएफए की फीस, अभी हम स्कॉलरशिप्स की बात नहीं करते हैं, तो फेज होते हैं कि अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हो तो आपको करीब $200 का डिस्काउंट मिल जाता है, करीब 16 से 20 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। मतलब $800 में फिर $800 आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि आपका हो जाता है करीब 65-70 हज़ार, 65-70,000। ये है एग्जाम फीस। ये लेवल, हर लेवल की फीस है, हर लेवल पे देनी है। हाँ, लेवल पर लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। और अर्ली रजिस्ट्रेशन, लेट रजिस्ट्रेशन आप कह लो कि $1,000 है उसमें, ठीक है, तो आप तो 80-85 जो भी आपका डॉलर का रेट चल रहा है वो करोगे तो 85,000 एक लेवल की फीस होगी। ये जनरल रजिस्ट्रेशन फी है अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन मिस कर जाते हो तब, ठीक है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी है, वो अलग है, ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले देनी पड़ती है, उसके बाद कभी नहीं देनी पड़ी। बट अगर आप एग्जाम फी पे करते हो, हर एग्जाम की जो अलग है, उसके बाद अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको फिर से अप्लाई करना है फी पे करने के बाद। तो यहाँ तो सीन है, सेम फीस देनी पड़ती है। अगर मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता तो उसी लेवल की मुझे दोबारा एग्जाम की फीस देनी है, तो क्या मुझे सेम फीस देनी पड़ेगी 80,000 के आसपास? वो देनी पड़ेगी, फिर से देनी पड़ेगी अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो, ठीक है। और फिर यहाँ सीएफए इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा आपका कॉज क्या है, और कुछ ऐसा भी अगर आप ये भी प्रूव कर देते हो अच्छे से कि आप जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी आपको सीएफए इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी रीजन है या कुछ मेरिट बेस्ड है जो स्कॉलर्स के लिए होती है, तो वहां पे भी आप डिस्काउंट्स अप्लाई करवा सकते हो अपने लिए। तो ये अब टोटल फीस, अब अगर आप हम बात करें तो एक जनरल अगर लेके चलें कि 80,000 एक एग्जाम का लग रहा है, तो करीब 2.5 लाख तो ये हो गया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अर्ली रजिस्ट्रेशन सीएफए लेवल 3 के लिए करी है, अगस्त के एग्जाम के लिए मैंने एनरोल्ड इन जनवरी ओनली, ठीक है। तब भी मुझे जीएसटी मिला के, जीएसटी ही मुझे 18,000 रुपए देना पड़ गया। तो जीएसटी मिला के मेरे को इस बार सबसे महंगी मैंने फीस पे करी है, जो कि है 1,18,000 रुपए, ठीक है। तो ये सीएफए लेवल 3 की सिर्फ एग्जामिनेशन फी थी, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी कम, मतलब इतनी मैंने कभी भी नहीं फी पे करी। सीएफए लेवल 1 जो कि मैंने 2019 में दिया था, उसकी मैंने फीस पे करी थी करीब 70,000, तो 30,000 बढ़ गई है अभी। ऑब्वियसली डॉलर रेट भी बढ़ा है, बिल्कुल। 3 लेवल की फीस अलग और आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी अलग। तो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर लेवल पे आप जो ट्यूशन ले रहे हो, बेसिकली जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उसकी अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट रहती है?
डिपेंड करता है आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हो। एक एवरेज कॉस्ट? एवरेज आई वुड से 30,000 पर एग्जाम। ये ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के? ऑनलाइन। आपको इससे मतलब डेफिनेटली इससे कम, मैंने एवरेज आपको बताया है कि 30,000। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह लेते हो, जो कि मैं लेता हूँ, मेरा प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग वही है, तो अंडर 20,000 आपको मिल जाती है और अच्छी कोचिंग मिल जाती है। अंडर मतलब 17,000, 18,000, 20,000, ये मैंने फीस पे करी है ऑफलाइन के लिए अपना लेवल 2 और 3 के लिए, विच इज आई वुड से अ गुड फी। मतलब ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा लेवल के लिए एनरोल करने से पहले आप 20,000 का भी बेट ले सकते हैं। तो उसमें 150 घंटे का तो लेक्चर्स ही होंगे, तो पहले देखना 150 घंटे में लेक्चर ले पा रहा हूँ या नहीं, उसमें पर आपके 20,000 रुपए जाएंगे, पर आपको समझ आने लगे। उसके बाद यू जस्ट रजिस्टर फॉर योर एग्जाम सेफ, अगर आपको खेलना है तो। ओके, सो CFA अब कर ली, ठीक है जी, बढ़िया हो गया, तीनों लेवल हो गए हैं, मैं खुश हूँ कि मेरे तीनों लेवल हो चुके हैं। हाँ। अब मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशंस है इंडिया में? मैं स्पेशली इंडिया की बात करता हूँ, बट आपने ये भी अच्छी बात बता दी कि CFA की जो CFA की मतलब कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड इसकी बेनिफिट है, आपको कहीं भी मिल सकती है। यस, तो इंडिया में डोमेस्टिकली फीस है एक CFA फ्रेशर की सैलरी बोली जाती है। CFA फ्रेशर का मतलब मान रहे हो उसके तीनों लेवल्स क्लियर है, ठीक है। इसकी सैलरी बोली जाती है अराउंड 8 लाख, ठीक है। ये हो गया कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ CFA हो, ठीक है। अब ये सुन के कई बार बच्चा बहुत मोटिवेट हो जाता है, यार ग्रेजुएशन के बाद तो मेरे को 25,000 रुपए महीना मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुएट प्लेसमेंट से, तो क्यों ना मैं 2 साल लगा के लेवल 1, 2, 3 दे दूं, ठीक है, और मेरी सैलरी करीब 65-70 हजार हो जाएगी, ठीक है। ये सोचना बहुत आसान है, बट जब आप मार्केट में जॉब लेने के लिए जाते हो और आपकी बात काफी अलग होती है, किस्मत भी रोल प्ले करती है। जब आप मार्केट में जॉब अप्लाई कर रहे हो, जैसे अभी मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो CFA लेवल 3 भी जिनकी क्लियर्ड है और उन्हें अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है। यहाँ डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है कि CFA लेवल 3 हो तो आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, अगर आपको 2-3 साल की, आप 10-12 के अराउंड एक्सपेक्ट करते हो। वेयर मार्केट आपको CFA फ्रेशर की तरह भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी फ्रेशर की तरह कंसिडर करना चाह रही है, क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू पे मच। वो 10 और 12 या 15 का जो पैकेज है वो MBA ग्रेड को देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मानो ना मानो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक की रोल्स की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप किसी टॉप फर्म में जाते हो, गोल्डमैन सैक्स में जाते हो, JP मॉर्गन में जा रहे हो, या इनसे कम में भी अगर बढ़ जा रहे हो, पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल इतना डिमांडिंग है, 10-12 घंटे बहुत छोटी बात है, 12 से 15 घंटे आपको रोज काम करना है। अब वहां आपने जो CFA में सीखा है उससे ज्यादा पता क्या काम आएगा, जितना रिगरसली आपने अपने आप को पॉलिश और डेवलप किया है स्कूल में। इसलिए वो MBA ग्रेड ढूंढते हैं, ठीक है। आपने CFA हो तो ये तो वहां पर नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत काम आती है, रिलेशनशिप स्किल काम आती है, क्योंकि डील्स होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। यस, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट डील्स, ठीक है, अंडरराइटिंग एंड डील्स, और आप प्राइवेट इक्विटीज हैं, ये कंपनी खरीदनी है, बेचनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिगर जो आपको MBA देता है और जो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लेके आता है, एक MBA ग्रेड स्कूल, अच्छा स्कूल, ठीक है, इसलिए वो प्रेफर किया जाता है कई बार ओवर CFA, क्योंकि आपका रोल ही उस चीज के लिए इतना डिमांडिंग है। क्योंकि जिसने CFA अपने घर के पेस पे बैठ के सीखा है, वो घर पे चाहे 10-12 घंटे ही पढ़ रहा है, वो हो सकता है हर एक घंटे में 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हो, या हर 3 घंटे का ब्रेक ले रहा हो, ठीक है। पर MBA आपको जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दे रहा है, उतना रिगरस आपको करिकुलम दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। राइट, हाँ, वेल एक्सप्लेन, बहुत बहुत आपने सही समझाया। साहिब भाई, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि CFA आपने बताया कि अगर तीनों लेवल हो जाते हैं तो 8 लाख एक फ्रेशर को अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। तो चलो, ये तो अच्छी चीज है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक CFA एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हो, एक अच्छा इसकी रेप्यूटेशन है, मैं मान सकता हूँ इसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, राइट। क्योंकि पॉइंट ये है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपको रेप्यूटेड जॉब कहाँ मिलेगी? तो मैं मान सकता हूँ कि CFA में जो जॉब मिलती है वो एक रेप्यूटेड जॉब है। रेप्यूटेशन और वैल्यू तो वर्ल्ड वाइड बहुत ही, आई वोंट से कि मतलब फाइनेंस में अगर आपको कुछ कंपेयर करना है तो ओवरऑल फाइनेंस में या इन्वेस्टमेंट नॉलेज में CFA से ऊपर आई वोंट कीप एनीथिंग, एक जनरल फाइनेंस, ठीक है। तो CFA बहुत रेप्यूटेड और वैल्यूएबल है, नो डाउट, और वर्ल्ड वाइड है। तो अगर आप लेट्स सपोज ग्रेजुएट हो और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने साथ में CFA कर रखा है, ठीक है,
तो फाइनेंस डोमेन में आपको जितना बाहर की जॉब अप्लाई करने के लिए सीएफए हेल्प करेगा, उतना शायद कुछ नहीं करेगा। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है अगर आप एमबीए ग्रेड भी हो, आपके कुछ वर्क एक्स भी है और आप सीएफए भी हो, फिर तो आप मतलब टॉप 1% में चले गए। आपका फाइनेंस से ऊपर, फाइनेंस में आपसे ऊपर सिर्फ वही है जिसको आपसे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है या जिसने सेम चीजें कर रखी है। अदरवाइज सेम लेवल ऑफ लोग अगर आपके साथ खड़े करते हैं, आप टॉप 1% में आओगे ही आओगे। राइट। तो मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब मैंने सीएफए कर ली, मुझे जॉब के लिए कैसे पता चलेगा और किस टाइप की कंपनीज मार्केट में अवेलेबल? मैं यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ। हमने कैटेगरीज तो समझ ली, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में आपको जॉब मिलती है, कुछ आप कंपनीज के नाम बता सकते हो कि जो सीएफए कर लेते हैं उनको इस टाइप की कंपनीज में लोग कंपनीज को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे रोल्स जबकि हम बात करते हैं, प्राइवेट इक्विटी भी है आजकल, प्राइवेट इक्विटी के रोल्स काफी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं फॉर्चुनेटली, ठीक है। अभी हेज फंड वगैरह ज्यादा नहीं आए हैं, तो वहां अभी डेवलप होने में टाइम लगेगा अभी इंडियन मार्केट्स को। अब कंपनीज की अगर हम बात करें तो एएमसी होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो कि जितनी भी कंपनीज है जो फंड्स को मैनेज कर रही हैं, जिनका म्यूचुअल फंड के जितने भी नाम सुनते हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, आपका फ्रैंकलिन है, या अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बात करें तो टॉप ग्लोबल बैंक्स हैं जो गोल्डमैन सैक्स है, जेपी मॉर्गन है, ठीक है। या ये तो बहुत बड़े नाम हो गए यहाँ। तो आई एम टेलिंग यू, सी लेट मी टेल यू द रियलिटी, जो ग्लोबल बैंक्स हैं उनमें आपकी एंट्री तभी मिलेगी जब आपके साथ या तो ऑलरेडी आपके सीवी में एक बहुत अच्छा ब्रांड का नाम, टॉकिंग अबाउट द कंपनी, एसोसिएटेड है और आप सीएफए हो। नहीं तो तभी मिलेगी अगर आप एक अच्छे भी स्कूल से एमबीए ग्रेड ऑलरेडी हो और आपके पास सीएफए है, तब एंट्री मिलेगी। तो जो कि कॉम्बिनेशन रेयर होता है, बट अगेन वो रेयर को ही चूज करना चाहते हैं, तभी वो ग्लोबल बैंक्स है नंबर 1, राइट। तो ये तो हो गए टॉप फर्म्स, ठीक है। बाकी केपीओज होते हैं जो अगर कंपनी का नाम ही आप स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हो तो वी कैन से देयर आर कंपनीज लाइक इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स, या ये केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनका बिजनेस क्या है, इनके क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, वो क्लाइंट्स इन्हें काम आउटसोर्स करते हैं अपना, ठीक है। वो काम क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, कि आप इस शेयर के बारे में हमें बताओ, ये हमें एज यूज करना है कि शेयर की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए या क्या एनालिसिस है। तो वो काम कंपनीज लाइक इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स ये करके देती हैं, तो ये केपीओ हो गया, ठीक है। तो ऐसी कंपनी, और ये काम भी काफी रेलेवेंट और सूटेबल है सीएफए एस्पिरेंट के लिए या चार्टर होल्डर के लिए। तो ऐसी कंपनीज आप अपने करियर के इनिशियल लेवल्स पे जरूर टारगेट कर सकते हो और करनी चाहिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन कंपनीज में। परफेक्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच साहिबजोत भाई, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करा, और आई होप अगर आप मेरे को टाइम से एक्सप्लेन कर देते तो शायद मैं भी सीएफए कर रहा होता। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, सबका इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपने इंटरेस्ट को देखिए, तो फॉर एग्जांपल मैं और साहिब ने बताया कि हमने म्यूचुअल फंड्स वगैरह जब साथ पढ़ रहे थे तो मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था म्यूचुअल फंड्स वाली इंडस्ट्री में, एंड मैंने उसी इंडस्ट्री में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मैंने इंश्योरेंस बिजनेस में आया, इंश्योरेंस के बाद मैंने और भी काफी सारे फाइनेंस सर्विसेज के जितने भी बिजनेस हो सकते हैं मैंने करे। तो कहने का मतलब मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। साहिब भाई ने आपको बिल्कुल सही बताया कि आप पहले एनआईएसएम के एग्जाम दीजिए, वहां से इंटरेस्ट डेवलप कीजिए कि आपका किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, एंड देन अगर आपको लगता है कि आपका रिसर्च बेस्ड में या प्रॉपर फाइनेंस में आपको जाना है तो सीएफए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। और साहिब भाई ने आपको सारी चीजें यहाँ पर गाइड करी। तो वंस अगेन साहिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, एंड बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, एंड रियली आई होप कि सारी ऑडियंस जो हमारी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो साहिब भाई, अगर हमारी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है तो प्लीज आप बताइए कि वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, साहिबजोत सिंह ही वहां पे मेरा नाम है, ठीक है। अदरवाइज यू मे प्रोवाइड मी माय नंबर, यू मे प्रोवाइड देम, ठीक है। श्योर। और ईमेल आईडी हम लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, नो इश्यूज। तो और अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, कॉलिंग पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ, ईमेल तो कौन ही। तो एंड आई एम रियली फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग एनीवन आउट देयर, क्योंकि जो भी आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैंने वो भी फेस कर रखी हैं, ठीक है। और डिसिप्लिन को लेके, सीएफए के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आ सकती है मैंने वो भी फेस कर रखी हैं, और कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ना होना, इररिलेवेंट एक्सपीरियंस होना, मैंने वो भी फेस कर रखा है, ठीक है। और जिस स्टूडेंट की इतनी ज्यादा सिटिंग नहीं होती है, कई लोग 12th एग्जामिनेशन में ही 12-12 घंटे बैठते हैं और कई लोग बहुत कम बैठ पाते हैं, वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं।
मैं उस स्टूडेंट से लेके आज CFA लेवल 2 90th परसेंटाइल कैसे ले पाया हूँ, मेरी वो कहानी है। तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, क्योंकि मैंने सारे एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं। तो जिसको भी रीच आउट करना है जरूर कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, तो आप देख रहे हो हमारे साहिब जो आपके लिए बहुत हेल्प करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होए, मैं डिस्क्रिप्शन में साहिब जोत जी की लिंक्डइन आईडी शेयर कर दूंगा। आप वहां पर लिंक्डइन पे उनको फॉलो कर सकते हो और उनका मैं आपको ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप डायरेक्टली साहिब जोत भाई से पूछ सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इनको लिंक्डइन पे जरूर फॉलो करें एंड वो आपको उनके एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू साहिब जोत भाई फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पॉडकास्ट। एंड मैं सभी पॉडकास्ट व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग CFA में इंटरेस्टेड हो तो मैं स्क्रीन के सामने एक नंबर शो हो रहा है आपको, इस नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हम आपको करियर काउंसलिंग के लिए हेल्प कर देंगे CFA की। प्लस आपको साहिब जोत भाई की तरफ से भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं साहिब जोत जी के साथ सेकंड पॉडकास्ट भी अच्छे टॉपिक पे या CFA पे एक और बढ़िया पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करूं तो कमेंट कर दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि सेकंड पार्ट की आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं जल्द ही जल्द, बहुत जल्द साहिब जोत जी के साथ एक और पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन। और यहाँ पर साहिब जोत भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके पिक करते हैं। प्लीज आप कुछ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। कई लोग CFA प्रिपरेशन में एनरोल होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, तो मेरा उनके लिए आई वुड से ह्यूज हेल्प मेरी तरफ से ये हो सकती है। काफी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं मेरी तरह, जो कि मैंने किया था, तो वो रियल टाइम लाइव डाउट्स नहीं ले पाते हैं, या वो रिलाई करते हैं और पेपर्स पे जो उनका आंसर कई बार नहीं करता। तो जो ऐसे डाउट्स होते हैं, या जो बंदा कहीं बच्चा स्टूडेंट जो है वो इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है कि जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मेरे को टीचर तो पढ़ा रहा है, बहुत चीजें समझ आ रही है, पर्टिकुलर चीज नहीं समझ आ रही है, तो बहुत होता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यहाँ मैं हेल्प आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी। सो गाइस, देख सकते हो ये मेंटोर होते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मेंटोर हैं जो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे बिजनेस में, मेरे को मेरी जर्नी में हेल्प करते हैं। तो साहिब भाई आपके लिए आपके CFA जर्नी के मेंटोर बन सकते हैं। तो मेक श्योर, मैंने लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उनको जरूर फॉलो करो और कोई भी डाउट्स हो उनको आप ईमेल कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने ये वाला अपना एक शो करा कि आप सबकी हेल्प करना चाहते हो, बहुत अच्छा हमें लगा। सो लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन। हमारे यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं हमारे कुछ फॉलोअर्स के, तो एक एक करके उनके डाउट्स लेते हैं। एंड जिनके भी डाउट्स हैं आप प्लीज Q&A सेशन पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन है साहिब भाई, आपको इसका आइडिया जरूर होगा। इज देयर एनी यूट्यूब चैनल फॉर CFA लेवल 1? क्या CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन के लिए कोई यूट्यूब चैनल है अवेलेबल? CFA करिकुलम के लिए YouTube चैनल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट गो थ्रू दैट रूट, क्योंकि मैंने ये सोचा कि लाइक अगर हम एग्जाम फीस और कोचिंग फीस को कंपेयर करें तो इट्स नॉट इवन 20% ऑफ इट। तो अगर आप मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सबको कि फ्री जो भी YouTube पे वीडियोस वगैरह हैं, वो आपको जो चीज ऑलरेडी मार्केट में 20 से 50 हजार में जा रही है, वो फ्री उतनी उस लेवल की नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट जहाँ, जैसे मैंने आपको बोला, मैं जहाँ हेल्प करूंगा, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके, क्लैरिटी को लेकर आप यूट्यूब पे और समझ सकते हो। पर पूरा करिकुलम समझना थ्रू यूट्यूब, आई डोंट थिंक कि अगर कोई कर भी रहा है तो उतनी अच्छी वे में नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देयर आर यूट्यूब चैनल्स लाइक जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझा सकते हैं, लाइक वैल्यूएशन स्कूल एक है, पार्थ वर्मा सर हैं, हाँ, वो काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। या अश्विनी बजाज सर हैं, उन्होंने भी कुछ टॉपिक के पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं। बट अगेन बोथ ऑफ देम आर CFA मेंटोर्स, तो वो कुछ ही कंटेंट डालेंगे यूट्यूब पे, आपको एनरोल करना होगा। एंड आई थिंक ये ठीक भी है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है यार, राइट, ठीक है। मे बी फ्री में मिलती है, उसकी फिर वैल्यू नहीं हो पाती। हाँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह आप अरेंज कर सकते हैं, दैट्स अगेन पर्सन टू पर्सन डिफरिंग। बट मैं ये बोलूंगा कि फ्री सोर्सेज, अगर आप 1 लाख रुपए खर्च रहे हो CFA एग्जाम पे, ठीक है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि आप अपनी प्रिपरेशन कहीं फ्री सोर्स से करने की सोचो। ओके, सो साहिब जोत जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गुरशान जी हमारे एक फॉलोअर हैं, इनका क्वेश्चन है, सर आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आई हैव स्टार्टेड माय CFA प्रिपरेशन फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड होपिंग टू गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर February month. Is this much time enough to cover the whole syllabus? क्या ये इतने टाइम में ये कवर कर सकते हैं सिलेबस? ओके,
सो नेक्स्ट ईयर फेब वी आर टॉकिंग अबाउट, डेफिनेटली हो सकता है, आई वुड से डेफिनेटली आपको, आपके पास तो भी बहुत टाइम है, एज आई सेड 300 घंटे चाहिए, मतलब ये जनरल एक रूल बोला जाता है। तो 300 घंटे आप ओवर दिस टाइम जैसे मर्जी डिवाइड करके देख लो, आपको वीकेंड पे पढ़ना, अगर आप वर्किंग हो तो उसके हिसाब से आप करके देख लो, अपनी कैलकुलेशन करके देख लो, वीकडेज पे भी कर सकते हो, तो रोज के आप 2 घंटे निकालो। असल में तो लोगों ने मतलब क्या मतलब CFA लेवल 2, आई वुड से अगर मैं कुछ सीरियसली पढ़ा हूं तो मैं 3 से 4 महीने पढ़ा हूं लेवल 2 के लिए, जो कि सबसे मुश्किल माना जाता है। बट लेवल 1 का पासिंग रेट सबसे कम है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें काफी लोग ऐसे सॉर्ट आउट हो जाते, फिल्टर हो जाते बेसिकली, जिनको कुछ अता पता था ही नहीं, या जो और वो आ गए, हाँ उस लेवल की, वो सैलरी अच्छी है, ये वो वगैरह वगैरह सब सुन के आ गए। यहाँ इतना ज्यादा एम्फसाइज करना जरूरी है इस बात पे कि आपको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स, आपका इंटरेस्ट है और आप समझना चाहते हो। ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको पहले सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, फिर फायदा ही क्या होगा CFA करने का, वो आपको और पढ़ाएगा सिखाएगा। बट विलिंगनेस टू लर्न, यहाँ कीवर्ड शुड बी विलिंगनेस। अगर आपकी विलिंगनेस अच्छी है तभी आप वो मोड की तरफ जाओगे कि मैंने 1 लाख रुपए भरने हैं फीस के, मोर और लेस 1 लाख रुपए। तो टाइम तो इनफ है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा टाइम इनफ है, बट इट कम्स डाउन टू योर डिसिप्लिन, ठीक है, और योर लेवल ऑफ ग्रास्पिंग। तो एक अच्छा टीचर यहाँ चूज करना भी बहुत जरूरी है, जो आपको अच्छे से समझा दे। लाइक जैसे मैंने 2 टीचर्स का नाम लिया, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इनफैक्ट और मैंने लेवल 1 का प्रेप अपना इन दोनों में से किसी से नहीं लिया था। देयर यूज्ड टू बी अ वॉल स्ट्रीट स्कूल, तो उनसे मैंने लिया था, जो कि दिल्ली में ही है, रोहिणी में। उनसे मैंने लेवल 1 की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है। एंड वो जिन टीचर ने पढ़ाया था वो टीचर वहां नहीं पढ़ा रहे, तो उनका भी मैं आपको मतलब जो भी यहाँ रिसोर्सेज चाहिए, कोई टीचर्स का नाम पता, यूट्यूब चैनल वगैरह, वो भी मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। मेरे को जसकीरत को रीच आउट कर सकते हो, टाइम इनफ है। आप अगर डेडिकेशन से करोगे, मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट वर्ड भी यूज करना चाहूंगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा अगर आपको सिस्टमैटिकली अगर आप पढ़ोगे। और इसके लिए मेंटर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ोगे ना सिर्फ, तो आप पहले आपने जैसे का इक्विटी शुरू करा, यू डोंट नो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्योंकि काफी कुछ है, कुछ सारथी जरूरी है, सारथी होना जरूरी है। हाँ, अगर आप ये नहीं पता चलेगा कि पहले क्या करना है, बात ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या है बेसिकली, ये आपको टीचर बताएगा, और वो बहुत जरूरी है सीखना। बिल्कुल। साहिबजोत भाई, सेकंड क्वेश्चन है, गुरशान जी का ही क्वेश्चन है। सर, इफ आई क्लियर 2 levels of CFA and then go for an MBA from a tier 1 or tier 2 college and side by side, and then I clear level 3, I know it's a hard part, but will it be worth it and segregate me with the people who have done only CFA or only an MBA? So basically ये बोलना चाह रहे हैं, क्या ये CFA और MBA दोनों कर ले तो ये बेटर हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये अच्छा माना जाता है एक्चुअली। पहले आपका टारगेट क्या है वो देखना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस का नॉलेज लेना टारगेट है तो CFA इज इनफ, आपको MBA इन फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है। बट आपको जॉब मार्केट अगर देखनी है, और अगर आपको देखना है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ इजीली हो पा रहा है, CFA एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको कोई प्लेसमेंट देने नहीं आ रहा आपके घर पे। वेराज अगर आप MBA ग्रेजुएट हो जाते हो, आपको वहाँ प्लेसमेंट देने के लिए 100 कंपनीज आ रही है, ठीक है। और अगर वहां आप हाईलाइट कर देते हो आप CFA लेवल 2 आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, तो वो आपको ऑब्वियसली प्रेफर करेंगी, और फिर आप मे बी टॉप 20-30 परसेंटाइल में चले जाओ उन MBA ग्रेड्स के जिनका अच्छा पैकेज लगता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, मैं इसे बोलूंगा, अगर जॉब आपका क्राइटेरिया है, नॉलेज नहीं, जॉब अगर आपका क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है मार्केट में, कोई डाउट नहीं है। लेवल 1-2 अगर आपको क्लियर करना है करो। बल्कि ये भी करा जा सकता है कि आप MBA का एंट्रेंस एग्जाम दो, MBA के लिए जाओ, ठीक है। उस MBA के कहा जाता है कि फर्स्ट 3-4 मंथ्स में इतना प्रेशर नहीं होता, तो आप CFA की प्रिपरेशन पहले 3 महीने में देख के आप कर सकते हो। बट अगर आप साइमल्टेनियसली सब चीज करने की सोच रहे हो, वो पहले 3-4 महीने गोल्ड महीने, उसके बाद MBA आपको इतना रगड़ेगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा। CFA प्रेप करने का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक रिस्क है, आप इनको अलग अलग टाइम पे कर लो। मैं अगर करना चाहूँ आज, अगर मैं सोचूं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आज मैं 21-22 साल का हूँ और अब मुझे क्या करना, तो पहली मेरी चॉइस होगी कि मैं वर्क एक्स लूं, मैं जॉब पे जाऊं, ठीक है, करूं 2-3 साल काम, ठीक है। अगर वो नहीं करना, फिर मेरी सेकंड चॉइस होगी मैं सीधा MBA में घुस जाऊं, ठीक है। MBA कर लूं वहां से मुझे, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। फिर मैं काम के साथ साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम के साथ साथ मैं CFA अपनी परस्यू कर सकता हूँ। और फिर अगेन प्रेशर नहीं है ना आप पे, अच्छी जॉब मिल गई अगर MBA के बाद, आप साथ में पैसे कमाने का प्रेशर नहीं है, साथ में CFA कर रहे हो आप, 2 साल हो यार एक लेवल की प्रिपरेशन में, क्या जा रहा है। बल्कि तब दोनों चीजें आपकी कंपाउंड होने की, वर्क एक्स की वजह से जो प्रमोशन होना है और CFA की वजह से जो प्रमोशन होना है, दोनों चीजें कंपाउंड होकर आपको प्रमोशन मिल सकता है, राइट।
सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आया है साहिबजोत भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन है Q&A का। सर, डज NISM सर्टिफिकेशन ऐड वैल्यू टू रिज्यूम फॉर CFA रिलेटेड जॉब? सो अगर मैं CFA तो कर रहा हूँ बट साथ के साथ मैंने NISM के कुछ एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, तो क्या मेरे लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है? इनका ये क्वेश्चन है। ओके, लोकल मार्केट्स में बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अब जैसे हम NISM का डेरिवेटिव के एग्जाम का बात करते हैं, और अगर आप जॉब ढूंढते हो ट्रेडिंग में, तो वो आपको NISM 8 कहते हैं शायद उसे, NISM 8 के बिना बैठने में नहीं देंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जॉब, ठीक है, या तो आप आपसे पहले क्लियर करवाएंगे। तो NISM और CFA दोनों अलग, मैं कहूंगा कि पर्पस को फुलफिल करते हैं। NISM आपको जॉब दिलवाने में, बेसिक लेवल जॉब दिलवाने में जरूर हेल्प करेगा, वेयर CFA आपका वर्ल्ड वाइड फाइनेंस की नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो दोनों का पर्पस अलग है, और कहीं ना कहीं ओवरलैप आपको कंटेंट में मिल जाएगा अगर आप NISM का इक्विटी रिसर्च वगैरह देख रहे हो और CFA का जो इक्विटी का एक सब्जेक्ट है वो देख रहे हो, तो इनमें ओवरलैप आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट CFA में इक्विटी के अलावा बहुत कुछ है, 10 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो जॉब के लिए आपको NISM डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, बेसिक लेवल जॉब्स के लिए। तो दोनों का अलग पर्पस है, ऐसा नहीं कि NISM दे दिया और CFA फिर छोड़ दी, या CFA दे दिया, CFA देने के बाद आप एक बार ही NISM को नेगेट कर सकते हो, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपकी नॉलेज में एड ऑन नहीं होगा। बट NISM का एक बहुत बड़ी एडवांटेज है डोमेस्टिक मार्केट्स को लेके, कि कुछ रूल्स और लॉज जो आपको वो बताता है डोमेस्टिक मार्केट को लेके, वो CFA नहीं बताता, क्योंकि CFA ग्लोबल, और वो ग्लोबल लॉज बताएगा या USA को थोड़ा टारगेट करके लॉज बताएगा, NISM इंडिया के लेके बताएगा, इसलिए NISM कई एम्प्लॉयर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आप NISM कर रहे हो तो वो चेरी ऑन केक हो सकता है आपके लिए, एड ऑन हो गया, एक एड ऑन हो गया, और आपको काइंड ऑफ जॉब रेडी बना सकता है बेसिक जॉब्स के लिए। राइट। ऑब्वियसली बात है, CFA मोस्ट प्रेफरेबल है, बट साथ के साथ अगर आप NISM भी कर रहे हो तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच साहिबजोत भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी आपने गाइडेंस दी। एंड आई होप जो जितने भी हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पूरी पॉडकास्ट यहाँ तक देखी है, उनको रियली समझ आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर अगर आपको पसंद आई ना ये पॉडकास्ट, और अगर आप चाहते हो कि मैं साहिबजोत जी के साथ एक और पॉडकास्ट करूं, चाहे किसी और टॉपिक पे कर लें या हम CFA का कुछ एडवांस में डिस्कशन करें, तो कमेंट करके बताइए पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं बहुत जल्द फिर साहिबजोत जी के साथ नई पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करूंगा। सो थैंक यू सो मच साहिब जी फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच स्कीरत फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर। ठीक है, देखते हैं अब आगे कमेंट्स आते हैं तो विल जॉइन अगेन। यस, थैंक यू। तो मैं साहिबजोत जी की आईडी, लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, मेक श्योर कि आप उनको जरूर फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच गाइस।